हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ की थर्ड एंड फोर्थ एप्लीकेशंस को। तो जो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ी थी हमने पिछले क्लास में उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ वायर। ठीक, उसके लिए फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। वो आया था हमारे पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमने जो है वो इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस भी किया था। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड एप्लीकेशन वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। यहाँ पे कौन सी सीट है? कंडक्टिंग सीट है। पिछली जो लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण, और ये हमारे पास में कौन से कंडक्टिंग सीट। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कंडक्टिंग सीट और नॉन कंडक्टिंग सीट में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना कि जो नॉन कंडक्टिंग सीट में हमने जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमने पूरे ही वॉल्यूम के अंदर किया था। आ रही बात समझ में? और आपको मैंने ये फर्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टिंग जो सरफेस होती है उसमें जो चार्ज होते हैं वो कहाँ होती है? उसके सरफेस पे होती है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो कंडक्टिंग सीट है उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा कहाँ? उसके ओनली दोनों ही सरफेस पे, यानी सीट है ना तो उसके आगे भी सरफेस होगा पीछे भी सरफेस होगा। बट हम बात करें नॉन कंडक्टिंग सीट की, तो नॉन कंडक्टिंग सीट में उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना होकर वो कहाँ होता है? उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। तो देखो ये मैंने एक कंडक्टिंग सीट बना ली है। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे P, जिस और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस है। ये R डिस्टेंस। यहाँ पे मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो वही चीज लिखा है कि लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेट बी सिग्मा। तो इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस, यहाँ पे R नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे R लिख लेता हूँ, एट डिस्टेंस R फ्रॉम द प्लेट। तो ये R डिस्टेंस जो है वो हमें P पॉइंट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पता करनी है। नाउ अब देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि यहाँ मैंने जो पीछे सिलेंडर क्यों नहीं बनाया। आगे बात समझ, जैसे हमने वो नॉन कंडक्टिंग शीट पढ़ी थी ना उसमें ऐसे कैसे मैंने जो है वो पीछे भी एक पॉइंट निकाला था। तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि ये मेरे पास में एक सीट है, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा देखो इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है कंडक्टिंग सीट को। तो जो चार्ज है वो एक तो इस सरफेस पे है और एक इस सरफेस पे है। इस कंडक्टिंग सीट के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले बता रहा था, जहां चार्ज नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। और कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। याद आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक तो इस सरफेस पे इसके चार्ज है और एक इस सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अंदर नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि मैंने क्या किया यहाँ, अब ये सिलेंड्रिकल कैसे है? तो मान लो कि ये एक सीट है, ठीक, उसके मैंने यहां से एक डिस्टेंस पे मतलब R डिस्टेंस पे पॉइंट लिया और उतनी डिस्टेंस पे नीचे भी पॉइंट लिया। उन दोनों को क्या किया मैंने? एक जोड़ दो उनको, है ना। तो और फिर इसको क्या कर दो? एक सर्कुलर शेप से इसको कर दो, क्लोज कर दो। तो और यहाँ पे भी एक सर्किल बना दो, तो क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया ना। तो वही है। सो अब यहाँ पे वही कि इसमें कितने सरफेस है? तो इसके वही 3 सरफेस है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये कौन सा? S3 सरफेस हो गया। 3 सरफेस, 2 तो सर्कुलर हो गए और एक कौन सा? कर्व्ड सरफेस हो गया। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन तीनों ही सरफेस की जो वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ तो हमें डायरेक्शन निकालने की जरूरत है नहीं। ये ध्यान से देखना, ये जो मैंने सरफेस कंसिडर किया है ये इसके अंदर की साइड है, ये ध्यान रखना। हालांकि 2D डायग्राम ऐसा दिख नहीं रहा है, जो मैंने आपको बताया ना इनसाइड है ये पॉइंट। ये कौन सा है? इनसाइड पॉइंट है। आ रही बात समझ में? और फिर ये सिलेंडर तो बाहर निकल रहा है और फिर ये बाहर पॉइंट है। क्लियर? तो ये पॉइंट को आप इसके अंदर मारना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो E डॉट da से E जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट इसके परपेंडिकुलर ये DA की डायरेक्शन।
यहां बात करें तो यहां का होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये मेरे पास में डीए की डायरेक्शन, तो यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री, यहां थीटा कितना है 0 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, है ना। सो अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। तो देखिए जब हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वही फ्लक्स, सो टोटल फ्लक्स क्या होगा ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें जरूरत पड़ेगी क्यू की, कि टोटल चार्ज कितना है। तो हमें यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सो यहां से मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा, वो आ जाएगी मेरे पास में सिग्मा इंटू ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास में टोटल फ्लक्स है, बट मेरे पास में कितने सरफेस है 3 सरफेस है, तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा वो तीनों से जाने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। सो ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस टू ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 3 क्लोज सरफेस 3 ई डॉट डी ए, और यहां लिख लूंगा मैं सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस 1 की। तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, बिकॉज इनसाइड है ये पॉइंट। आगे बात समझ में, ये अगर ये कंडक्टर है तो इसके इनसाइड क्या है ये पॉइंट है S1, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0 होती है। तो ठीक, अब यहां पे बात करें तो यहां पे हमारे पास में S2, तो यहां पे एंगल कितना है 0 डिग्री, S3 यहां पे एंगल कितना है 90 डिग्री। सो ये तो वैल्यू मेरे पास में 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास में S2 ई डी ए कॉस 0, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। क्लियर, और ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज कॉस 90 है, इसलिए नाउ कॉस 0 कितना 1 ई बार आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन किसका होगा ओनली डी ए का इंटीग्रेशन होगा, और यहां से सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यानी इससे पहले हमने जो पढ़ा था नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था मेरे पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। बट कंडक्टिंग शीट के कारण क्या फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट याद रखना इसको, ठीक है ओके। अब बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिकॉज फॉर्मूले में हमारे आर आ ही नहीं रहा है, ये डिस्टेंस आ ही नहीं रही है। तो ये चाहे आर यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे इसके बिल्कुल क्लोज हो, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम होगा। सो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूं E वर्सेस R का, ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R, तो देखो क्या बनेगा, ये तो E और ये R। तो आप क्या कर रहे हो डिस्टेंस कुछ भी ले रहे हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है सेम आ रही है। सो बस ये थी डेरिवेशन, और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, ठीक है। सो देखो क्या दे रखा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट इज 4 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, यानी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को मैं चेंज कर देता हूं कूलम में, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम। अब चार्ज भी दे रखा आपको, तो चार्ज का मैं क्या करता हूँ यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, वो दे रखा है मुझे कितना 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम मैग्नीट्यूड दिया, ठीक है ना, बिकॉज फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। सो क्यू दे रखा है हमें कितना 2 × 10⁻⁻⁶ यानी 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड नियर द प्लेट, ठीक है। तो इस चार्ज को इस प्लेट के पास में रखा गया है। अब पूछा आपको कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। अब आपको पता है कि अगर जब भी कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F = QE, यही होता है फॉर्मूला। Q की वैल्यू दे रखी है, बट E किसके कारण ये दे रखा आपको, देखो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका फॉर्मूला यही तो होगा,
सो यहाँ पे रख देते हैं। सो F इज इक्वल टू Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है तो ना? अब वैल्यू रख लो आप सभी। सो F इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो देखो ये 10 की पावर -6 10 की पावर -6 -12 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 8 अपॉन 8.85 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.903 न्यूटन। सो बस इसमें आपको क्या पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया। तो बहुत ही सिंपल था, हमें क्या करना था, ये फॉर्मूला यूज करना था इलेक्ट्रिक फील्ड का। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें क्या दे रखा है, कंडक्टिंग प्लेट दे रखी, इसलिए। नॉन कंडक्टिंग प्लेट दे तो हम नॉन कंडक्टिंग वाला फॉर्मूला लगा लेते, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बहुत ही इजी डेरिवेशंस है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही इजी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये डेरिवेशन बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, यानी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे गॉस की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन को। तो देखिए फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो ये मेरे पास में एक स्फेरिकल सेल है जो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। क्लियर? और इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। आ रही बात समझ में? और बीच में से ही खाली है बिकॉज क्योंकि कंडक्टर है। अगर हमने इसको चार्ज किया तो ये क्या होगी, कंडक्टर ना, कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं इसको हम। और तो यहां पे लिखा है मैंने, लेट चार्ज Q बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। और इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है, ठीक है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फेरिकल सेल इज सिग्मा। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। So we have to calculate electric field at point P at distance r। तो ये P पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हमें जो है वो इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो अच्छा आप सोचिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कौन सा, क्लोज गॉसियन सरफेस। तो ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट इतने ही डिस्टेंस पे, यहां भी तो हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता, कहीं पे भी ले लो, तो देखो एक गॉसियन सरफेस कौन सा बन रहा है, ये भी तो स्फीयर ही तो बन रहा है। अरे बात समझ में? ये पॉइंट जो है वो इतनी डिस्टेंस पे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो इसीलिए यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ये क्लियर? तो ये है मेरे पास में क्या, गॉसियन सरफेस। कौन सा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसकी रेडियस भी कितनी होगी, r हो गई, ठीक। अब बात करते हैं, अगर इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। और मुझे ये बताओ, इस स्फेयर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, बिकॉज जो चार्ज है वो इसी सरफेस पे तो है, इस स्फेयर पे। तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 3 केस होंगे। आ रही बात समझ में, कि ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड भी हो सकता है इस स्फीयर के, इस सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और इस सरफेस के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है? सो हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। व्हेन point is outside the surface, यानी पॉइंट कहां है, आउटसाइड द सरफेस है, यानी r ग्रेटर देन r, यही तो होगा। यानी इस r की वैल्यू क्या है, इस कैपिटल R से बड़ी है, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं यहाँ पे गॉस लॉ को। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ। तो क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं बात करूं यहां पे इनके बीच में एंगल की, बिकॉज यहां पे एंगल की जरूरत पड़ेगी।
तो ये हो जाएगा मेरे पास में ई डी ए कॉस। अब कॉस की वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर इस चार्ज के कारण, तो क्या होगी, इससे अवे होगी, यानी ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कहीं पे भी ले लो आप, पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होगी, दूरी तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब मैं इस सरफेस पे मैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कट करता हूं, ये ठीक है, डीए एलिमेंट। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, और इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, यही तो डायरेक्शन होगी डीए। तो यहाँ पे बता रहा हूं कि जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस जब हम करते हैं, तो वहां पे जब एंगल की बात आती है तो मैक्सिमम एंगल जो है वो 0 और 90 डिग्री ही बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे थीटा कितना है, ई और डी के बीच में 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0, और ये मेरे पास में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं क्यू की वैल्यू नहीं लिखता हूँ, जो है लास्ट में रखूंगा इसकी वैल्यू क्यू की, ठीक है। सो ई बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डी ए का, और ये मेरे पास में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की मतलब क्या, एरिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब गलती क्या होती है बताता हूं आपको एग्जाम में, आप यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रख देते हो, जबकि हम ये फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, आर ग्रेटर देन आर। हम जो यहाँ पे जो स्फीयर जो सिलेक्ट किया वो कौन सा, ये गॉसियन सरफेस है। आ रही बात समझ में, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, इस सरफेस का कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ये बात है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, और इसको आप क्या करो, नीचे शिफ्ट कर दो। सो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो क्या ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू बनी कि नहीं बनी, तो ये मेरे पास में हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो सर ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था। अरे बात समझ में, किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो ये पॉइंट बहुत बहुत दूर हो, 1-2 किलोमीटर दूर हो, तो दूर से देखने वाले को क्या ये पॉइंट चार्ज तो दिखेगा, और वो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो होता है। क्लियर है ना। अब चलो, अब यहाँ पर हम क्यू की बात करते हैं। तो क्या मैं ये इस क्यू की वैल्यू अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो क्या ये क्यू मेरे पास हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बोला जाता है। क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या करता हूं मैं, यहां पे रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं इसमें, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो देखो, ये 4 पाई से तो ये 4 पाई कट जाएगा, तो आपके पास में फाइनल क्या बचा, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये बच गया। क्लियर है यहां तक। सो यहां से हमें एक चीज पता चलती है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम में रिड्यूस होता जाता है, यानी कम होता जाता है। यानी आप जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, बट जीरो कभी नहीं होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, सेकेंड केस करें। तो फर्स्ट केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला आया इसको मैं लिख लेता हूं, ई आउट कर देते हैं यहाँ पे ना, आउटसाइड, इसका मतलब हो जाएगा आउटसाइड, ई आउट, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हम सेकंड केस की। तो सेकंड केस में हम जब पॉइंट को लेंगे, केस सेकंड, when point is on the surface of sphere, यानी R is equal to R, यानी अब क्या हो गया है, ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस में तो यही हुआ। आगे बात समझ में, ये पॉइंट यहां आ गया, मतलब R इक्वल टू R, ये पॉइंट यहां पे इस सरफेस पे, तो इसका मतलब क्या, मैं इसकी जगह सीधा R लिख दूं, तो मेरे पास में जो फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आएगा। तो सेकंड केस में आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकलता है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में सरफेस, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। और अगर आप इसकी फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आर लिखोगे, तो ये इससे कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आपके पास में क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो जाएगा मेरे पास में, इसके इक्वल लिख देता हूं ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ नहीं है, बस जब ये पॉइंट इस पे आ गया है इस सरफेस पे, तो गॉसियन सरफेस भी तो यही हुआ, अलग थोड़ी गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे।
सो के क्यू बाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल है तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहां हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है ना। अब करते हैं हम थर्ड केस की बात। नाउ केस थर्ड, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। अच्छा, अब पॉइंट कहां आ चुका है, अब पॉइंट कहां आ चुका है, अंदर की ओर आ चुका है। तो देखो मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूं इसका। तो देखो ये मेरे पास में तो था स्फीयर और ये कुछ इस तरीके से चार्ज था। क्लियर? और ये पॉइंट यहां पे आ चुका था, गॉसियन सरफेस के अंदर ही हो गया। ठीक, और ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। पहले बताया था ये तो चीज। अभी पॉइंट कहां आ चुका, अंदर आ चुका, बिकॉज अंदर तो चार्ज नहीं है ना। हमारी बात समझ में? इनसाइड द कंडक्टर चार्ज विल बी जीरो। यहां पर लिख लेता हूं मैं ना, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कुछ भी ले लो है ना, क्लोज गॉसियन सरफेस, इनसाइड द कंडक्टर द टोटल चार्ज will be zero. So our formula लगाओ, phi is equal to integration of closed surface E dot dA is equal to Q upon epsilon naught। तो यहाँ पे जो Q है वो क्या है, जीरो है। तो जैसे आप यहाँ जीरो रखोगे तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पे dA तो जीरो होने से रहा, एरिया थोड़ी जीरो होगा, कुछ तो एरिया होगा इसका। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं और एक एग्जांपल करते हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ई एंड आर के बीच में, यानी कि जो मेरे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है मेरे पास में, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसका ग्राफ क्या है, डिस्टेंस के साथ में। तो मैं एक बार तीनों फॉर्मूले लिख लेता हूं। तो जब मेरे पास में r ग्रेटर देन r था तब मेरे पास में फॉर्मूला आया था ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, और जब r इक्वल टू r था तब फॉर्मूला आया था मेरे पास में एट द सरफेस, ये सरफेस पे था तो वो था मेरे पास में के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड की बात करें तो यानी ये कौन सा केस था, r लेस देन r। ठीक है, r ये वाली वैल्यू क्या थी, छोटी थी, बिकॉज क्योंकि जो ये पॉइंट था वो क्या था, अंदर था। सो इनसाइड मेरे पास में कितना आया था, जीरो आया था। ये चीजें थी मेरे पास में। तो देखो इस जगह की बात करता हूं यहां पे, तो क्या ये r ग्रेटर देन r है, और इस पॉइंट पे देखो ये r इक्वल टू r है, और ये अंदर की साइड है तो क्या ये r लेस देन r। क्लियर है? सेम इस तरीके से आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरफ बना दिया, एग्जाम में एक तरफ बनाओगे तब भी चलेगा, बस ये सिर्फ समझाने के लिए। r लेस देन r, ये देखो r इक्वल टू r, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, r ग्रेटर देन r। दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। देखो इसके इस सरफेस के इस तरफ पॉइंट r, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, स्मॉल r है ना, ये देखो इसके इक्वल। अब देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, तो हमें कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा, बिकॉज आप जैसे जैसे दूर जाओगे जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। और आपको पता है कि चार्ज के बिल्कुल पास में, या अगर मैं सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां से फिर क्या देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यानी कि ये ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा। अरे बस समझ में, बिकॉज यहाँ क्या है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से यहां पे बात करें तो ये भी ऐसे तो आएगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर? तो ये ग्राफ था बस, और कुछ नहीं ना। एक एग्जांपल करते हैं हम। अब देखो, ऑन चार्जिंग और कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस दे रखी है इसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस दे रखी है। ठीक है, बाय अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, आपको क्यू की भी वैल्यू दे रखी है कितनी,
1 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को चेंज कर देता हूं कूलम में 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, अब उसके बाद आपको बोला कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट। अब यहाँ आपको देखो 4 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट है सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो क्या ये पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर है? और पहली बात तो सेंटर पे R इक्वल टू क्या होगा पहले ये बताओ। फर्स्ट R इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। आप ये भी मान सकते हो कि ये पॉइंट क्या है, अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 आ गई। नाउ सेकंड, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब पहले तो ये देखो कि ये जो आपके पास में जो स्फीयर दे रखा है वो कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। ये देख लो 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, और आपको क्या निकालना है? 5 सेंटीमीटर पे। तो आप खुद सोच के बताइए कि ये पॉइंट जो स्फीयर के अंदर होगा या बाहर होगा? ऑब्वियसली अंदर होगा। सो इनसाइड, आनी बात समझ में? द पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर, बिकॉज क्यों? क्योंकि R इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये हमारा थर्ड केस ही तो था, ये रहा R लेस देन R। नाउ थर्ड, अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखो क्या ये पॉइंट सरफेस पे आ गया? 10 सेंटीमीटर, ये और रेडियस भी कितना? 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा लो पहले, यहाँ पे R के वैल्यू लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू R, वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास में E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, क्यू कितना दे रखा है? 10 की पावर -6, और R सेंटीमीटर में, लेकिन इसको हम क्या करना पड़ेंगे? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आप निकालोगे, ये मेरा काम नहीं है। नाउ फोर्थ, अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का तो मेरे पास में स्फीयर ही है, 15 सेंटीमीटर पॉइंट का आएगा, आउटसाइड आएगा, है ना? तो R इज इक्वल टू कितना? 15 सेंटीमीटर। सो ये मेरे पास में वही E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू वही 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, खत्म। इतना सा है ये। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। तो इसमें मैंने जो चारों जो कंडीशंस ले ली, यानी कि जब पॉइंट इनसाइड हो, सरफेस पे हो, आउटसाइड हो, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।